गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, हाँ जी, गुड मॉर्निंग। आवाज़ थोड़ा सा टाइम लेती है आने में, तो चलिए भाई फिर शुरुआत की जाए। हम लोग जो अभी तक पढ़ रहे थे वो था कंपनी के इशू ऑफ शेयर्स के बारे में। लोग बढ़ते जा रहे हैं और बढ़ जाएं, तब तक और जो बातचीत करना चाहिए कर लीजिए। आज से नया चैप्टर शुरू करना है हम लोगों को। जो लोग बातचीत करना चाहें वो अपने को अनम्यूट करके बातचीत कर सकते हैं। क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है इस बीच? सर थर्ड सेमेस्टर की क्लास कब तक स्टार्ट होगी? क्या चीज? थर्सडे से कब से स्टार्ट होगी, नहीं समझे। थर्ड सेमेस्टर की क्लास कब स्टार्ट? अच्छा, थर्ड सेमेस्टर की। हमारा थर्ड सेमेस्टर पहले आपके हाथ में मार्कशीट तो आ जाए, ये हो जाए प्रूफ कि हाँ आप ये पास हो गए, तब थर्ड सेमेस्टर शुरू हो जाएगा। अच्छा ये बताइए कि हम लोग को पढ़ना चाहिए, क्लास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जब आप सब लोग पास हो चुके हैंगे, ये पहले ही से बता दिया गया है कि सब पास हो जाएंगे, तो अब जरूरत है क्या पढ़ने पढ़ाने की? नहीं लगता है ऐसा? सर पढ़ना चाहिए वरना थर्ड सेमेस्टर में क्या समझ में आएगा? सब समझ में आएगा यार, जब आगे थोड़ी मिलेगा पढ़ने। ये वाले सर सब्जेक्ट आगे थोड़ी बढ़ने होंगे, वो तो नए सब्जेक्ट होंगे। सर तो वही तो अगर ये बात है आगे बढ़ने के लिए यार, तो क्लास लगना चाहिए हम लोग के। क्लास के अंदर ये खेल खिलौना जो चल रहा है, ऑनलाइन का हिसाब जो चल रहा है, पढ़ाई के साथ यार तमाशा है बिल्कुल। पढ़ाई सब कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, मगर रिजल्ट कुछ नहीं आ पा रहा है। सरकार ने जो घर बिठा दिया हम लोगों को, ये आपके करियर के लिए नहीं ठीक है, अच्छी चीज नहीं है। हमें हमें क्या, सारे टीचरों को ये लगता है यार एक फर्ज अदायगी है, जो आगे बस अपने खड़े हो जाओ टाइम से, कैसेट बजा दो अपने, जितना आपको समझ में आया समझ में आया, वरना कुछ भी नहीं। तो बहरहाल चलिए, आज हम लोग इस सब्जेक्ट का सबसे मुश्किल चैप्टर जो है उसको पकड़ रहे हैं, कंपनी कंपनी के समापन को, या जिसे वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी कहते हैं, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी भी कहते हैं। वैसे होता क्या है लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप? चलिए शुरुआत करते हैं, शुरू कर देते हैं। कंपनी के समापन के बारे में क्या आप जानते हैं? अपने साथ वाले साथियों को बताइए, क्या होता है कंपनी का समापन, बोलिए। सर सारा पैसा जब खत्म हो जाता है, कंपनी नहीं चलती है, सर जब लायबिलिटी ज्यादा हो जाती है, एसेट्स से ज्यादा। लिक्विडेटर आता सर है डिसोल्यूशन गवर्नमेंट की तरफ से, पार्टनर सर इंसॉल्वेंसी। जो सारी संपत्ति को उनकी बेच के सारा पैसा अदा करता है। हाँ यार, बातें तो यही सारी हैं जो आप कह रहे हैं, मगर कुछ गड़बड़ भी है इसमें। शब्द आया डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन में और वाइंडिंग अप में क्या फर्क है? डिसोल्यूशन थोड़ी अलग चीज है, और वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन आने लगता है और वाइंडिंग अप जो होता है वो कंपनी का ओनर अपने मन से करता है, और जो डिसोल्यूशन होता है वो मतलब प्रेशराइज्ड होकर या फिर पैसा वैसा कुछ खत्म हो जाए तब वो करता है। सर जब कैश फ्लो निगेटिव होता है और बैड डेब्ट ज्यादा होता है। यार बड़ी ऊंची ऊंची बातें हैं, ऐसा इतना नहीं है। कैश फ्लो निगेटिव होता है ये सब कुछ नहीं है, उसका लब्बो लुभाव यूं समझ लीजिए कम शब्दों में, बल्कि उन चीज से लेके आपको चले जो आपकी पढ़ी हुई है। आप अपने को ले जाइए, डिसोल्यूशन शब्द आपको पूरे कॉमर्स में कहां पर देखने को मिला है अभी तक जब आप बीकॉम में आए? आपको मिला है पार्टनरशिप में, और पार्टनरशिप के भी 4 पार्ट थे। कौन कौन से थे? एंट्रेंस एडमिशन ऑफ पार्टनर था, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर था, डेथ थी, और चौथा पार्ट जो था वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था। तो डिसोल्यूशन क्या चीज होती है? पार्टनरशिप को, जो तो और भी है, पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देना। जैसे हमारे हाथ में ये इस समय चाक है, इसको एक अगर पानी के गिलास में डाल दे तो क्या हो जाएगा इसका अक्षर? ये पूरी डिसॉल्व हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी, इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, एक नो एग्जिस्टेंस, कोई अस्तित्व नहीं रह जाएगा। तो डिसोल्यूशन क्या होता है? जब किसी चीज को बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। अब आ जाइए कंपनी के ऊपर।
कंपनी के शब्द के साथ अगर डिसोल्यूशन आप कह रहे हैं तो इसका मतलब आप समझ लीजिए, कहना आप ये चाह रहे हैं कि कंपनी का अब अस्तित्व इस दुनिया से समाप्त हो गया, वो बिल्कुल खत्म कर दी गई, कुछ भी नहीं बचा, तब आप इस शब्द को इस्तेमाल करें, जो बहुत ही रेयर है, बहुत ही कभी इस्तेमाल करने को कर लीजिए, मगर ना ही करिए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि कंपनी को कहा जाता है वो इमॉर्टल है या ऐसी है जो कि कभी ना मरने वाली है, शाश्वत है। क्यों? क्योंकि उसके शेयर होल्डर्स बदलते रहते हैं, मरते रहते हैं, नए आते जाते हैं, और कंपनी एग्जिस्टिंग रहती है, एग्जिस्ट करती है हमेशा। कंपनी का फिर वाइंडिंग अप क्या होता है, या लिक्विडेशन ऑफ कंपनी क्या होता है? कंपनी का लिक्विडेशन ये होता है कि थोड़े समय के लिए या किसी कारण से उसे समाप्त कर देना, जब उसकी छोटी सी कोई प्रोसेस है वो समाप्त हो जाए। इसकी हम लोग थ्योरी की डिटेल में ना जाके हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैंगे। लिक्विडेशन, और दूसरे शब्दों में आप जो समझ लीजिए, जब भी कंपनी के समाप्त होने की बात हो तो आप कहिए लिक्विडेशन ऑफ कंपनी या वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, और जब पार्टनरशिप की बात हो तो कहिए डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप पूरी तरह से डिसॉल्व होती है, सारे पार्टनर अपना अपना पैसा लेके चले जाते हैं। अब आइए हम लोग ज्यादा डिटेल में ना जाके कंपनी के उस चैप्टर पे आते हैं जो हम लोग को आज पढ़ना है, कंपनी का समापन। जब कंपनी का समापन होता है तो क्या क्या वैधानिक कार्यवाही होती है, या किस किस कारण से कंपनी का समापन होता है, ये बताइए पहले। हम लोग बातचीत भी करते चले, अपनी नॉलेज भी बढ़ाते चले, और जिस चैप्टर पे है उसकी भी जानकारी होती रहे, फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग लगाएंगे। हम लोग 60 लोग हैं, 60 लोग हैं जिस समय आपस में बात कर रहे हैं। तो बताइए, कंपनी का समापन जो होता है या किसी भी कारण से कंपनी समाप्त होती है तो कौन कौन से कारण हो सकते हैं? जैसे कि तो उसकी अवधि सर पूरी हो जाने पर कंपनी लॉस में चल रही है, कंपनी कोड रही है, कंपनी लॉस पर चल रही है और लगातार ये लग रहा है कि अब ये घाटे को उबार नहीं पाएगी, यार बिना वजह चला रहे हैं, घाटे कब तक झेलेंगे। एक तो ये कारण हो गया, लगातार घाटों के कारण कंपनी का समापन। फिर या तो किसी पार्टनर की डेथ हो जाने पर पार्टनर नहीं होता कंपनी में, शेयर होल्डर होता है। अभी बताया कि शेयर होल्डर मरते रहते हैं, नए शेयर होल्डर आते रहते हैं, शेयर सर्टिफिकेट बिकता रहता है। कंपनी एवर लास्टिंग होती है, शाश्वत होती है, कभी ना समाप्त होने वाली होती है। सर जब कंपनी जो है अनेबल होती है उसके क्रेडिटर को जो है फुल अमाउंट पे करने पे, ठीक, क्रेडिटर्स वाली बात पर भी आएंगे। और जैसे कि जो हम लोग बार बार शाश्वत कह रहे हैं, इसकी एक डेफिनेशन है आपकी मार्शल की, कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन created by law having a separate entity with a perpetual succession and a common seal। perpetual succession का मतलब यह है कि ना मरने वाली, कभी ना समाप्त होने वाली। जो उसके बाद जो अभी आपने बताया क्रेडिटर्स के आधार पर होती है, तो क्रेडिटर्स के आधार पर समापन किस तरह से होता है? क्रेडिटर कंपनी के कौन हुए? मान लेते हैं हम अगर कंपनी है और हमने कुछ लोगों से कर्जा दे रखा है कंपनी ने, और कंपनी उन लोगों का कर्जा चुका नहीं पा रही है, तब क्या होगा? लेनदार जो है वो क्या करेंगे? एसेट्स को बेच के लेनदार नहीं, अभी नहीं, लेनदार जो है वो कोर्ट में है। लेनदार कोर्ट में एप्लीकेशन डालेंगे कि कंपनी हमारा पैसा चुका नहीं रही है, जैसा आप हमारा पैसा दिलवाइए। तो ऐसी स्थिति में कंपनी को न्यायालय से ऑर्डर मिल सकता है कि आप इसका पैसा चुकाइए, अन्यथा आपको समाप्त किया जाएगा, आपकी संपत्तियां बेची जाएंगी और आपको इनका पेमेंट करना होगा। तो यह न्यायालय द्वारा होता है। या कभी कभी एक और कारण हो सकता है, जैसे कि कभी मान लीजिए कोई कंपनी इलीगल रास्तों पर चली जाए, स्मगलिंग पे चली जाए। स्मगलिंग समझते हैं? आजकल स्मगलिंग नहीं होती। 1992 से सरकार ने देश के अंदर यह कानून लागू कर दिया कि बाहर की कंपनियां तक सामान ला सकती है, मगर 1992 से पहले इस भारत के अंदर क्या था? बाहर का सामान आप जल्दी नहीं ला सकते थे। सरकार इतने ज्यादा ड्यूटी लगाती थी, मान लीजिए अगर 5,000 की चीज है तो उसके ऊपर 15,000 10,000 ड्यूटी लगा दी जाएगी कि आप हिम्मत ही नहीं करेंगे कि बाहर से कोई चीज देश के अंदर लाए। इसका उदाहरण देख लीजिए कि अगर आप तो शायद नहीं पैदा हुए होंगे 1992 और उससे पहले, केवल पूरे देश के अंदर 2 कंपनियां थी कार बनाने की, जो कि जिनकी कारें देश के अंदर मिलती थी। कौन सी थी वो 2 कंपनियां? आज तो आप दर्जनों देखते हैं, हुंडई है, टाटा है, महिंद्रा है, तो देसी है, बाहर की कितनी है, टोयोटा है वगैरह, मित्सुबिशी वगैरह। कौन सी 2 कंपनियां थी? टाटा नहीं थी, मारुति सुजुकी। रोड रॉयल्स तो बाहर की हो गई, मारुति सुजुकी मारुति बाद में आई है।
केवल 2 कंपनियां जिसके नाम जरूर आपने सुने होंगे मगर आप शायद बता नहीं पा रहे हैं। आप देख लीजिए, ये स्थिति है। यानी आप कल्पना कीजिए, भारत जैसे देश में आप अगर कार खरीदना चाहते हैं तो केवल 2 ही कारें अवेलेबल हैं, या तो आप फिएट खरीद लीजिए या फिर एम्बेसडर खरीदिए, केवल 2 कारें। तीसरी कार, हाँ, तो केवल यही 2 कारें। अरे भाई म्यूट करो यार। अगर आपके पास बहुत पैसा है और आप चाहते हैं इसके बाद भी कोई कार लेना, तो आप विदेश से उसे इंपोर्ट कीजिए। तो आपको इंपोर्ट ड्यूटी इतनी ज्यादा देना पड़ती थी कि जितने की कार है उससे दुगनी तिगनी इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़ती थी, तब आपके घर के आगे वो कार खड़ी होगी। आज तो आदमी हिम्मत नहीं कर पाता था। तो क्या होता था, फिर स्मगलिंग शुरू होती थी। तो ये सब हम लोग ज्यादा डिटेल थ्योरी की तरफ ना जाएं। हम लोग का कहने का मकसद ये है कि अगर कंपनी किसी इलीगल काम में लग गई है तो उसके आधार पर भी उसको समाप्त किया जा सकता है। कंपनी किसी भी आधार पर समाप्त हो, जब कंपनी समाप्त होती है तो कंपनी के समापन के अंतर्गत जब हम लोग न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाते हैं तो अब उस कार्रवाई की तरफ चलते हैं। मैक्सिमम जितने लोग हम लोग आ सकते थे हम लोग आ गए हैं, तो अब अपनी स्पीड टेस्ट करते हैं। अभी तक जरा स्लो स्पीड से बातचीत कर रहे थे हम लोग। जो भी एक क्वेश्चन हम लोग को मिलेगा लगाने के लिए, उसमें स्टेटमेंट एक हम लोग को बनाना होगा। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट उसको बोलते हैं। इसमें हम लोग को दिखाना होगा कि कंपनी जो समाप्त हो रही है उसको समाप्त होने में कितनी उसकी असेट्स हैं। इन असेट्स को वसूलने के लिए सरकार एक व्यक्ति नियुक्त करती है, सरकारी अधिकारी नियुक्त करती है, जिसे लिक्विडेटर बोलते हैं या हिंदी में निस्तारक बोलते हैं। इस सरकारी अधिकारी का काम क्या होता है? इस सरकारी अधिकारी का काम होता है कि कंपनी की जितनी भी संपत्तियां हैं उनको ज्यादा से ज्यादा कीमत पर बेचने की कोशिश करे और बेचे। इसके अलावा और कंपनी का पैसा कहां से आ सकता है, क्योंकि ये कंपनी का पहले पैसा आएगा, फिर सारे कर्जदारों का और सबको पैसा ये बांटना आएगा। इस सरकारी अधिकारी का ये काम है, जो नियुक्त किया गया है किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। तो सबसे पहले सारी संपत्तियों को बेचेगा। इसके बाद में और कहां कहां से पैसा आ सकता है कंपनी के पास? सर एसेट सारी बेच देगा, बेच दी एसेट सारी। उसके अलावा और कहां से आ सकता है? कॉल्स इन एरियर्स अगर है कुछ, कंपनी ने मान लीजिए 100 रुपए का शेयर था, अभी 25 रुपए 50 रुपए ही मांगे हैं, अगर बाकी गुंजाइश है तो वो उनको वसूल करने की कोशिश करेगा। ठीक, ये दूसरी जगह हुई। तीसरी जगह एक और जहां से पैसा आ सकता है, तीसरी जगह जहां से पैसा आ सकता है वो है, अगर मान लीजिए कंपनी ने कहीं से लोन लिया। इस बात को समझिएगा, कंपनी ने मान लेते बैंक से लोन लिया और उस लोन के बदले में उसने सिक्योरिटी, कोई फ्री में तो लोन देगा नहीं बैंक, इसके बदले में सिक्योरिटी रख दी। इसको यूं समझ लीजिए, मान लीजिए 10 करोड़ की सिक्योरिटी रखी, ज्यादा रखी और इस 10 करोड़ की सिक्योरिटी के बदले में बैंक ने उसको दिया 4 करोड़ का लोन, और ये कंपनी हो गई दिवालिया और समाप्त होने के ऊपर चली गई। तो अब सरकारी अधिकारी आप नियुक्त किए गए हैं, आपको क्या लगता है कि आपको बैंक के पास जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? ये सिक्योरिटी क्या है? मान लेते हैं बिल्डिंग है, सर जाना चाहिए, 6 करोड़ का फायदा है। 10 करोड़ की बिल्डिंग के कागजात बैंक के मैनेजर के पास में गिरवी रखे हुए हैं, और उस बैंक के मैनेजर ने उस बैंक के माध्यम से कर्जा आपको दिया है 4 करोड़। बिल्डिंग को काट के टुकड़ों में तो नहीं किया जा सकता था कि कागज फाड़ के 4 करोड़ के कागज आप इधर रख दीजिए, बाकी 6 करोड़ कंपनी अपने पास लिया है। पूरे कागज उसने रख दिए थे 10 करोड़ के। तो अब सरप्लस कितना इसके अंदर रखा हुआ है? 6 करोड़ का। 6 करोड़ का जो रखा है ये सरप्लस है। जो सरकारी अधिकारी है उसे क्या जाके ये 6 करोड़ इस बिल्डिंग को 10 करोड़ में बेचना चाहिए और 4 करोड़ बैंक को दे देना चाहिए। बाकी जो 6 करोड़ बच रहा है वो क्या करना चाहिए? वो जो कर्जदार है जिसकी कंपनी, उनमें बांटना चाहिए। तो ये स्थिति क्वेश्चन में आएगी, आगे आने वाले क्वेश्चंस में, इसको समझ लीजिए। अच्छा, एक चीज ये बताइए, अगर ये वाली स्थिति है तो ये कौन से क्रेडिटर्स कहलाएंगे? बल्कि क्रेडिटर्स कितने तरह के होते हैं, सारी जानकारी आप लेते चलिए। आपका पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर और फर्स्ट सेमेस्टर में, अगर आपने कई जगह पर पढ़ा होगा। एक तो आपने पढ़ा होगा उसमें इंसॉल्वेंसी में,
इंसॉल्वेंसी को याद कीजिए और बताइए ये किस तरह के क्रेडिटर्स हुए। क्रेडिटर्स कितने तरह के होते हैं? सिक्योर क्रेडिटर, ये नहीं, सिक्योर्ड कौन वाले सिक्योर्ड? फुल्ली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड, फुल्ली सिक्योर्ड, फुल्ली सिक्योर्ड ये देखिए है फुल्ली सिक्योर्ड। 7 तरह के होते हैं सर, 7 तरह के। मोटे तौर से ये फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, जिसमें क्या है, सरप्लस ज्यादा है, कर्जा कम है, तो ये सरप्लस बच रहा है। जबकि दूसरा कौन सा होता है? पार्टली सिक्योर्ड। ये सब आप पढ़े हुए, बस उस चीज को याद कर लीजिए। पार्टली, एक बार आपको दोहरा दें, फुल्ली सिक्योर्ड, पार्टली सिक्योर्ड। पार्टली सिक्योर्ड क्या है? उसका एक पार्ट सिक्योर्ड है, बाकी अनसिक्योर्ड है। तीसरा क्या होता है? बिल्कुल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, यानी उसके पीछे किसी भी तरह का की कोई भी सिक्योरिटी नहीं है। तो इतनी जानकारी होने के बाद में फिर से आइए क्वेश्चन के ऊपर। जो सरकारी अधिकारी है उसकी ड्यूटी है, उसका काम है कि वो सारी इन तीनों जगहों को देखेगा। यही 3 मेन जगह है जहां से पैसा वसूल होकर आता है। फिर से दोहरा दें, एक तो सारी संपत्तियां बेचने से, दूसरा अगर कॉल्स इन एरियर है और क्वेश्चन में कह रहा है कि कॉल्स की गई तो जहां जहां से पैसा आया है और जितना आया है उसको इधर दिखाया जाएगा, सबको जमा किया जा रहा है पैसे को। तीसरा पैसा कहां से आएगा? अगर ऐसी कोई स्थिति हैगी जहां के ऊपर सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी हो रहा है, वो इन सबका टोटल कर दिया जाएगा लेफ्ट साइड में। अब इस पैसे की बाल्टी को, अमाउंट को, पिटारी को सीरियल से बांटना है। ये नहीं कि आप जिसको चाहे, उनका कोई रिश्तेदार है तो उसको पहले दे दें, दुश्मन है तो उसको बाद में दें। सरकारी अधिकारी की ड्यूटी है कि एक सीरियल में बांटना है, और ये सीरियल बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थ्योरी के क्वेश्चन में ये सीरियल आपको सीरियल वाइज लिखना है, और क्वेश्चन सॉल्व करने में भी अगर आपने ऊपर नीचे कर दिया पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या है सीरियल? सीरियल पे आइए। हम लोग अभी केवल थ्योरी की बात कर रहे हैं, बस सीरियल के बाद में आते हैं क्वेश्चन लगाने के ऊपर, इसलिए जुड़े रहिए। 72 लोग हैं जो इनसे हम लोग की बातचीत चल रही है। तो अब ये पैसा सब मैक्सिमम मान लीजिए यहाँ 10 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ जमा हो गया है। अब बांटने का नंबर आया, किस किस को बांटा जाएगा और कैसे बांटा जाएगा। सरकार कहती है कि जो सरकारी अधिकारी आपने नियुक्त किया है, इसको मोटिवेट करने के लिए इसको आप रिम्यूनरेशन सबसे पहले दीजिए। रिम्यूनरेशन समझते हैं नहीं? जितना तुम पैसा कमाओगे उस पैसे की 2%, 3%, 4%, 5% इनाम, ये आप सबसे पहले दे दीजिए। इसके बाद में दूसरा नंबर, जितने भी लीगल एक्सपेंसेस हुए, लीगल एक्सपेंसेस मतलब वकील साहब के खर्चे, लिखा पढ़ी के खर्चे, वो सारे खर्चे दूसरे नंबर के ऊपर। यहां तक कंपनी करोड़ों रुपए की होती है, कोई 100-200 की नहीं होती। अक्सर इन दोनों खर्चों में आपको छूट, इन दोनों अमाउंट में आपको छूट रहती है, चाहे इस रिम्यूनरेशन को ऊपर लिख दीजिए और चाहे लीगल एक्सपेंसेस को ऊपर लिख दीजिए। यहां तक गुंजाइश रहती है, क्योंकि जहां करोड़ों रुपए की बात हो वहां 1000-2000 कोई माने नहीं रखता। अब आइए यहां से बिल्कुल पक्का सीरियल शुरू होता है। इसके बाद में फिर किसका नंबर आएगा बताइए भाई? सर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का। इसके बाद में बता रहे हैं प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। सही कह रहे हैं या अभी सही नहीं कह रहे हैं? बताइए भाई, हम आपकी तरफ छोड़ते हैं, हम तब तक और कुछ चीजें निकाल लें। हमारे हिसाब से सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे हैं? ये अभी क्रेडिटर का नंबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए बताइए? कोई योद्धा नहीं बताएगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अभी नंबर आएगा कि नहीं आएगा? नहीं आएगा। उससे पहले एक अमाउंट रखा हुआ है, एक आइटम रखा हुआ है। कौन सा आइटम? हालांकि क्रेडिटर्स भी करीब करीब वही है, मगर पहले नंबर किसका आएगा? डिबेंचर का आएगा। डिबेंचर क्या है? कर्जा है। डिबेंचर होल्डर। सरकार कहती है जिस जिससे आपने कर्जा लिया है वो कर्जे पहले चुकाइए, और उन कर्जों में भी सबसे पहले तीसरे नंबर पे कौन आया? डिबेंचर। अगर क्वेश्चन में डिबेंचर्स हैं, यानी कंपनी ने डिबेंचर के माध्यम से पैसा लिया हुआ है,
तो ये डिबेंचर का पेमेंट यहां पर किया जाएगा। इस डिबेंचर के साथ एक चीज और, अगर मान लीजिए इस डिबेंचर्स के ऊपर आपने यानी कंपनी ने इंटरेस्ट भी नहीं दिया है कुछ महीने का या कुछ साल का, 2 साल का, तो पहले ये इंटरेस्ट चुकाया जाएगा और उस इंटरेस्ट के साथ ही ये डिबेंचर का भी पेमेंट होगा, यानी डिबेंचर का जितना भी पैसा है वो सब आप पेमेंट कर देंगे। फिर आइए दूसरे नंबर के ऊपर, अब आएगा क्रेडिटर्स का नंबर। क्रेडिटर्स जो है ये भी एक तरह का कर्जा है कंपनी के लिए, कंपनी ने कर्जा ले रखा है, तो ये जितने भी क्रेडिटर्स हैं इनका पेमेंट किया जाएगा। फिर क्रेडिटर्स के बाद में किसका नंबर आएगा? अच्छा, क्रेडिटर्स में भी आ जाइए, क्रेडिटर्स में भी अगर कोई भी ब्याज देना है तो वो भी साथ में जोड़ दिया जाएगा। अब आइए क्रेडिटर्स के बाद में अगला नंबर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर, अनसिक्योर्ड भी इसी में आएगा। सिक्योर्ड और सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड दोनों जो है वो यहाँ के ऊपर लिखे जाएंगे। अगर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कह रहा है तो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पहले होगा और जो नॉर्मल क्रेडिटर्स है उनका बाद में होगा। अब आइए इसके बाद में अगला नंबर फिर किसका? प्रेफरेंस शेयर होल्डर। यहाँ पर ठहर के जानते हैं आप, केवल दोहरा दें, आपको रिवाइज करा दें, कंपनी के मालिक कौन कहलाते हैं? कौन से शेयर होल्डर कंपनी के मालिक होते हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर, इक्विटी सर, इक्विटी शेयर होल्डर सर। इक्विटी शेयर होल्डर जो है वो कंपनी के मालिक होते हैं, उनको सबसे बाद में पेमेंट मिल रहा है, क्योंकि कंपनी जो डूबी है और ये बंद हो रही है इसके जिम्मेदार कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। क्यों नहीं अच्छे से कंपनी को चला पाए? तो अगर इस सीरियल में पैसा बचेगा तब यहां तक पहुंचेगा, और अगर इसी में डिबेंचर्स तक, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक या सिक्योर्ड क्रेडिटर्स तक पहुंचते पहुंचते पैसा समाप्त हो गया, भाई एक यहाँ पर काम बात रोक के एक चीज कर रहे हैं, आप लोग को भी सुनाई दे रही होगी, कुछ छन छन आवाज लगातार कान में चल रही है। भाई जिनकी चल रही है वो ध्यान दे और इस चीज को देखें क्या किस चीज की लगा रहा है, क्यों आवाज आ रही है। जिसका माइक खुला हो, लाउड स्पीकर जिनका माइक खुला हुआ है वो जरा सा बंद कर लीजिए, जिनकी वजह से डिस्टर्बेंस लगातार चल रहा है। हाँ, आप कंट्रोल, अब खामोशी हुई। तो आइए यहां तक आने के बाद में ये याद रखिए, कंपनी के मालिक इक्विटी शेयर होल्डर हैं, और दूसरे ये जो पैसा था ये अगर जहां तक चलेगा केवल उन्हीं लोगों तक मिलेगा। यूं तो हाथ बढ़ाए हुए सब खड़े हुए भाई हमें चाहिए, तो सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस हुए, लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन हुआ, डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट हुआ, मान लेते हैं कुछ उनका इंटरेस्ट वगैरह बाकी था वो भी आपने पेमेंट किया, प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स दिए थे, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का पेमेंट किया, बैंक का लोन वोन वगैरह जो था उसको आपने पेमेंट किया। इसके बाद में अब नंबर आता है शेयर होल्डर्स में, और शेयर होल्डर में किसका? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को आप पेमेंट करेंगे, यहां पर भी ये देखेंगे क्या इनका कुछ ब्याज वगैरह, इनका कुछ डिविडेंड तो नहीं बाकी है। अगर डिविडेंड बाकी है पिछले सालों का तो पहले पिछले साल का डिविडेंड का पेमेंट करेंगे और बाकी फिर मूलधन जो है जहां तक होगा उसका पेमेंट करेंगे। अगर मान लीजिए पैसा यहां वाला सारा खत्म हो गया तो आपका क्वेश्चन यही खत्म हो जाएगा, और इसके बाद भी पैसा बच रहा है और आखिर में इक्विटी शेयर होल्डर्स तक आ रहा है, तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को जितना भी पैसा बच रहा है ये पूरे का पूरा दे दिया जाएगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो कि कंपनी के मालिक हैं। जो आमतौर से जितने इन्होंने लगाया होता है ज्यादातर उससे कम ही बचता है, बहुत ही रेयर हो सकता है किसी कारण से कि ज्यादा बच रहा हो। आएगा एक आध क्वेश्चन बहुत आगे जब चलेंगे तो इस तरह का भी लगवा देंगे। तो जितना भी पैसा बच रहा है वो इनके हाथ में दे दिया जाएगा और यही हम लोग के क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये कहानी है आपके इस चैप्टर की, लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज की, जो कि एक बड़ा चैप्टर माना जाता है। और जरा सा अभी हम लोग ने पिछले क्लासों में देखा कि कंपनी शुरू कैसे होती है, अब देख रहे हैं कंपनी का समापन कैसे होता है। तो आइए अब क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, और आज आपको जरा से बड़े साइज का, हालांकि पहले ही क्वेश्चन है वो और इलुस्ट्रेशन का है, तो इलुस्ट्रेशन नंबर 1 आपको लगवा देते हैं। और क्वेश्चन यार भेजना आपको रह गया हमसे, तो रुकिए हम होल्ड करके आपको क्वेश्चन भेज दें, अब गड़बड़ हो जाएगी। क्वेश्चन भेज दें या केवल पढ़ के सुना रहे हैं, हम आपको बाद में भेजेंगे क्योंकि उसमें छिड़ जाएगा। तो समझ लीजिए वो छिड़ जाएगा यार, फिर पता नहीं इसी पढ़तों में कहाँ पे हो। आपको हम बिल्कुल रटा देते नहीं, भेज तो यार देंगे, मगर आपके ऊपर भी कुछ सजा होना चाहिए कि एक किताब आप नहीं ला रहे हैं। इस वक्त तो एक एक लड़के के पास में बुक होना चाहिए, सिर्फ शुक्ला की भी और जो आपके और जिससे हम लोग लगाते हैं अंबर प्रकाशन, नूरुल हसन, दोनों होना चाहिए कि कभी हम लोग इससे लगाते हैं कभी उससे लगाते हैं। अब आइए क्वेश्चन को समझिए।
वरना फिर फ्लो भी टूटेगा और फिर डिस्कनेक्ट हो गया तो फिर गड़बड़ होगी कनेक्ट होने में। ये इलुस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है पहला नंबर 1 SM शुक्ला का। तो चलिए भाई क्वेश्चन को समझिए जरा, बड़े साइज का क्वेश्चन है। कोशिश ये होगी कि पूरा क्वेश्चन आपको समझा दें और पूरे का पूरा आपसे सॉल्व करवाएं, हल करवाएं। क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, ए लिमिटेड कंपनी वेंट इनटू वॉलेंट्री लिक्विडेशन ऑन 1 जुलाई 2016। एक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, जो कि वॉलेंट्री लिक्विडेट हुई। वॉलेंट्री के मतलब क्या हो गया, अपनी इच्छा से उसने समापन किया। तारीख थी 1 जनवरी 2016। इट्स पोजीशन ऑन दिस डेट वाज एज फॉलोज। इसकी पोजीशन इस तारीख को इस प्रकार है। क्या है मेन चीजें, चाहे लिखते जाइए। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। क्वेश्चन यार बड़ा है, हम कंफ्यूज हो रहे हैं, हम आपको भेज ही देते हैं। रुकिए 1 मिनट होल्ड कीजिए, अगर डिस्कनेक्ट हो जाएगा तो हम फिर आपको कनेक्ट करेंगे। हालांकि 1 मिनट रुकिए, फोटो तो खींच लिए थे। 1 मिनट गैलरी में जाए और शेयर किया। हाँ, ये 2 पेजेस में है। अब अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा, दोनों पेज आपको भेज दिए हैं। अब ये बचा या डिस्कनेक्ट हो गए आप लोग? बचा है सर। हाँ जी, चल गया, बच गया। तो देखिए अब आप, ये 2 पेजेस में है इलस्ट्रेशन। अब आइए क्वेश्चन को समझते भी हैं। अब आपके पास भी क्वेश्चन पहुंच गया है। हालांकि ये चीज खराब है, इससे आप किताब नहीं ले रहे हैं, तो बस फॉर द टाइम बिंग आप समझ लेते हैं। उसके बाद में ये आप पास किताब अगर हो तो ये आपको इम्तिहान तक साथ देगी। यही बुक है जो चलती है। अब आइए शुरुआत करते हैं फिर से। लिमिटेड कंपनी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन ऑफ 1 जुलाई 2016। एक कंपनी है जो कि वॉलंटरी अपनी इच्छा से समाप्त हुई। तारीख थी 1 जुलाई 2016। इट्स पोजीशन ऑन दिस डेट वाज एज फॉलोज। इसकी पोजीशन इस तारीख को इस प्रकार थी। 10,000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, 1 लाख रुपए। गिनती में 10,000 शेयर्स हैं। हर शेयर की कीमत है 10 रुपए। तो इस तरह से कंपनी ने कितने रुपए, इस चीज को समझते चलिए। कंपनी ने जब शुरू हुई होगी कंपनी, तो उसने प्रेफरेंशियल शेयर्स भी इशू किए थे, गिनती में 10,000। और कितने रुपए वसूल किए थे जनता से? 1 लाख रुपए। 1 लाख। ठीक। दूसरा, यानी अब जब ये समाप्त होगी तो कंपनी को ये 1 लाख रुपए तो चुकाना ही चुकाना है। किसको? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को, जब कंपनी बिकेगी। तो ये दिमाग में पिक्चर रखें। फिर आगे आइए, कई तरह के शेयर्स हैं कंपनी के पास। फिर दूसरा है 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। 5,000 इक्विटी शेयर्स हैं। हर शेयर की कीमत 10 रुपए है। इस तरह से 50,000 रुपए। मगर इसमें कॉल्स इन एरियर्स भी है, यानी कुछ लोग ऐसे हैं 1,000 रुपए के जिन्होंने पेमेंट नहीं किया। तो कितनों ने पेमेंट किया? 50,000 में 1,000 ने नहीं किया, तो 49,000 रुपीज के इक्विटी शेयर्स हो गए। जब कंपनी समाप्त होगी, इनका भी सरकारी अधिकारी को पैसा वापस करना है। उसकी ड्यूटी है कि इनको भी पैसा वापस करने का इंतजाम करे। फिर आइए और आगे, बात समझ में आ रही है? यहां तक 2 तरह के शेयर है, इन दोनों को पैसा वापस होना है। अब आइए तीसरा और आगे, कई तरह के हैं शेयर। फिर गिनती में 10,000 इक्विटी शेयर्स, वो 5,000 इक्विटी शेयर्स थे। ये गिनती में 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। अमाउंट हो गया आपका 50,000 रुपीज। 5 पर शेयर पेड अप। वैसे तो होता है 1 लाख रुपए, मगर इसमें कितना पेड अप हुआ है? केवल 5 रुपए पेड अप हुआ है। तो इसका मतलब क्या हो गया भाई?
यानी अगर सरकारी अधिकारी देखे तो उसे अभी कितने रुपए आप सरकारी अधिकारी हैं, आपको गुंजाइश दिखाई दे रही है आप पैसे वसूल करने की कि नहीं दिखाई दे रही है? 50,000 रुपए। 10,000 गिनती में इक्विटी शेयर्स थे, 5,000 कंपनी ने हर उस 10 रुपए के शेयर के ऊपर 5 रुपए कंपनी ने कॉल किए थे, 5 रुपए अभी कॉल नहीं किए थे। यहां गुंजाइश है, अगर क्वेश्चन में कहेगा तो हम लोग वसूल करेंगे, नहीं कहेगा तो नहीं करेंगे। आगे आइए, अगले चौथे तरह के इक्विटी शेयर, गिनती में 20,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। 20,000 इक्विटी शेयर हैं, 10 रुपए उनकी कीमत है, ₹3 पर शेयर पेड अप, और इसमें केवल 3 रुपए पर शेयर के हिसाब से पेड अप किया गया है। तो कितने पैसे कंपनी के पास आए हैं? 60,000। ये 60,000 भी जब समाप्त होगी तो चुकाना है। बहुत इत्मीनान से समझते चलिए, कई बार बिल्कुल इतनी बार समझाएंगे कि दिखाई देने लगे, फिर आपसे वसूलेंगे और लगाएंगे इसको, पूरे एक ही क्वेश्चन आज लगेगा। तो ये चौथी तरह के इक्विटी शेयर्स कितने थे? गिनती में फिर से 20,000 थे, हर शेयर के ऊपर 3 रुपए कंपनी ने जनता से लिए थे। इस तरह से 20 × 3 60,000 रुपए कंपनी के पास आए। जब सरकारी अधिकारी पैसा वापस करेगा तो ये 60,000 पैसा वापस करना होगा। और आगे आइए, अब आइए बैंक लोन। कंपनी ने बैंक से लोन भी लिया है, ब्रैकेट में लिखा है रॉ मटेरियल्स एज सिक्योरिटी, और कितने का लोन लिया है? 38,000 रुपए का। फिर आगे आइए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। कंपनी के पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं, जिसमें अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं 1,200 रुपए के, और अदर क्रेडिटर्स हैं 1,01,800 रुपए के। हम लोग सीरियल जानते हैं, जब पेमेंट का सीरियल चल रहा होगा ये कहां पाएंगे, अभी हम लोग ने बातचीत की है। और आगे आइए, कैश कितने की? 5,000 रुपए की। क्या कैश को वसूल करने की जरूरत है? नो सर, जो लोग जो लोग बात करना चाहें वो बात करिए, जिससे कि ताली दो हाथ से बजती पता चले कि हाँ आप समझ रहे हैं। कैश ऑलरेडी चूंकि रियलाइज की भी होती है, इसलिए इसे वसूल करने की जरूरत नहीं, ये कंपनी के पास पहले से है। फिर आगे आइए, कैश इन हैंड। इन्वेंट्री, कैश इन हैंड, चाहे कैश इन हैंड हो चाहे कैश एट बैंक हो, कैश है तो वो पहले से रियलाइज है। इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स 50,000, जिसके ऊपर लोन लिया है 38,000, उसकी इन्वेंट्री कितने की थी? रॉ मटेरियल की वो 50,000 का था। चलिए और आगे आइए, अदर इन्वेंट्रीज 1,50,000, बाकी इन्वेंट्रीज जो है वो 1,50,000। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, तो जो स्टॉक है वो बाकी 1,50,000 का है, मगर 50,000 का ऐसा है कीमत का जिसके ऊपर आपने बैंक से लोन लिया है, 38,000 रुपए बैंक का लोन है। बात समझ में आई? देखिए स्टॉक को फिर ठहर के समझ लीजिए। इन्वेंट्री का दूसरा पर्यायवाची समझ लीजिए स्टॉक। स्टॉक जो है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। क्या है? एक तो अदर स्टॉक के नाम से 1.5 लाख रुपए का स्टॉक है जो कि आजाद है, जो कि बेचा जाएगा। सरकारी अधिकारी आते के साथ ही इसे मार्केट में बेचेगा और पैसा वसूल करने की कोशिश करेगा। मगर 50,000 की इन्वेंट्री या स्टॉक ऐसा है जिसको गिरवी रख के बैंक से लोन लिया गया है। कितने का लोन लिया गया है? देखिए क्वेश्चन में कितने का लोन लिया जिसके ऊपर भी हम लोग ने बात की? 38,000 का। 38,000 का। 50,000 की चीज गिरवी रखी और 50,000 कीमत की चीज गिरवी रखी और लोन लिया है 38,000 का। अभी और आगे आइए, फिर अदर असेट और अलग अलग तरह की अदर असेट अमाउंट में 20,000 रुपए। अब आइए और आगे आखिरी 4 लाइनें। रिम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर इज ₹1,000। लिक्विडेटर का रिम्यूनरेशन, जो इनाम उन्हें दिया जाएगा, आप सरकारी अधिकारी अपने को समझ लीजिए, लिक्विडेटर समझ लीजिए, हम कंपनी है तो हम आपको फिक्स 1,000 रुपए देंगे, ये कह रहा है यहां पर। इसके अलावा एंड 3% ऑन द अमाउंट ऑफ असेट्स रियलाइज्ड बाय हिम, और 3% रिम्यूनरेशन हम आपको और देंगे। किस अमाउंट पर देंगे? जितनी ज्यादा से ज्यादा आप संपत्ति वसूल करेंगे उसका कितने परसेंट? 3%। ये ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि लिक्विडेटर महोदय जो है खूब दिल लगा के कंपनी की संपत्तियों को बेचें। किस रेट पर? कम रेट पर कि ज्यादा रेट पर?
बोलिए। ज्यादा रेट पर सर, ज्यादा पर। क्योंकि फायदा उन्हें भी, जितने ज्यादा अमाउंट वो कमा के यहाँ लाएंगे उसका 3% उन्हें यहाँ इनाम मिलेगा। इस लालच में ये किया जा रहा है कि हम आपको 3% अमाउंट जितना वसूल करके लाएंगे उसको 3% और आपको इनाम देंगे। 1000 फिक्स देंगे, 1000 के अलावा और आपको इनाम सेवा की जाएगी। फिर आइए और आगे, अदर कॉस्ट एंड एक्सपेंसेस ₹11,000। जो कंपनी के लिखा पढ़ी के, वकील के, कह लीजिए स्टैम्प ड्यूटी वगैरह खर्चे थे, वो 11,000 रुपए थे। इन सबको हम लोग को सीरियल से लगाना है। सुने जाइए, बहुत बड़ा साइज का क्वेश्चन है पहले दिन, मगर जब उन्होंने पहले ही इलुस्ट्रेशन रखा हैगा, इसीलिए इलुस्ट्रेशन आपको लगवा रहे हैं कि पूरा साल क्या वो आप पास मौजूद रहे, वरना ये क्वेश्चन कम से कम दूसरे या तीसरे दिन होना चाहिए। तो हम भी बहुत इत्मीनान से कई बार ठहर के आपको समझाते चल रहे हैं। सारी चीजें आपके कान में जाएंगी और नजर से गुजरेंगी। आगे चलिए, आखिरी 2 लाइनें। ऑल इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव इक्वल राइट फॉर रिफंड ऑफ कैपिटल। कितने तरह के इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं? यहाँ 3 तरह के इक्विटी शेयर होल्डर है। कह रहा है कौन कौन से 3 तरह के? एक 5,000 इक्विटी शेयर होल्डर का ग्रुप बैठा है, एक 10,000 गिनती में शेयर होल्डर्स हैं इक्विटी जो बैठे हैं, और गिनती में 20,000 शेयर होल्डर ग्रुप बैठा हुआ है। इन तीनों के लिए कह रहा है इनमें कोई भेदभाव नहीं है। जब पैसा वापस होगा तो इन तीनों को बराबर से कैपिटल वापस होगी। ये नहीं कि पहले 5,000 वालों को, फिर 10,000 वालों को, और या फिर 20,000 वालों को, सबको एक साथ बराबर से वापस होगी। और यही होती है, उसमें कभी टुकड़े नहीं होते। फिर आ गया ये कॉल्स वर मेड एज फॉलोज। अब आइए, सरकारी अधिकारी पैसा कॉल्स जहां कम हुई है उसकी जानकारी दे रहा है, वहां से पैसा वसूल करने का रास्ता बता रहा है। कॉल्स वर मेड एज फॉलोज, सरकारी अधिकारी के द्वारा कॉल्स की गई और इस प्रकार से वसूल हुआ। कैसे? 10,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ ₹3। जो गिनती में 10,000 इक्विटी शेयर्स थे, हर शेयर की कीमत कितनी थी? 10 रुपए। कंपनी में ने वसूल कितने किए थे? 5 रुपए। 5 अभी गुंजाइश कितनी थी वसूल करने की? 5 रुपए वसूल करने की गुंजाइश थी, मगर 5 नहीं वसूल किए गए। कितने वसूल किए गए? 3। तो जितना कह रहा है हम लोग केवल उतना ही करेंगे। 10,000 शेयर्स के ऊपर सरकारी अधिकारी, आप सरकारी अधिकारी हैं, उन 10,000 शेयर्स के ऊपर आप 3 रुपए वसूल करके लाएंगे और उस गुल्लक में, बाल्टी में डालेंगे जिसका बंटवारा सबको होना है। फिर आगे और आइए, कामा लगा के दूसरा 20,000 इक्विटी शेयर्स, जो गिनती में 20,000 इक्विटी शेयर्स है, उनके ऊपर एट द रेट ऑफ 5 पर शेयर। जो गिनती में 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, इनके ऊपर 5 रुपए पर शेयर की कॉल की गई। थे कितने के? देखिए क्वेश्चन के अंदर, गिनती में जो 20,000 इक्विटी शेयर्स हैं, हर शेयर की कीमत 10 रुपए थी, और कंपनी ने कितना वसूल किया था शुरू में? समापन से पहले केवल 3 रुपए वसूल किए थे। कितने की गुंजाइश थी? अभी 7 रुपए की कॉल करना चाहिए थे, मगर 7 रुपए की नहीं की है। जो कह रहा है हम लोग केवल उतना करेंगे। कितने की कॉल की है? 5 रुपए की है, तो 20,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से कॉल की। फिर आगे आइए, बात सब समझ में आ रही है यहां तक? आखिरी 2 लाइनें हैं। चलिए आगे खत्म कर ले, फिर अभी और बात करते हैं। 20,000 शेयर्स के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से हुई। आखिरी लाइन, ऑल दीज कॉल्स वर ड्यूली पेड ऑफ। जितनी भी कालें की गई वो सारी की सारी प्राप्त हो गई, यानी कॉल्स इन एरियर कुछ नहीं हुआ। जिससे पैसा सरकारी अधिकारी ने मांगा, उन्होंने सारे लोगों ने पैसा दे दिया। आखिरी लाइन आपसे कह रहा है, प्रिपेयर, बनाइए लिक्विडेटर स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट हम लोग को बनाना है। और आखिर में कह रहा है, प्रेफरेंशियल शेयर्स हैव प्रायोरिटी फॉर रिफंड ऑफ कैपिटल। और ये भी बताया दे रहा है कि जो प्रेफरेंशियल शेयर्स हैं उन्हें प्रायोरिटी हासिल है, प्राथमिकता हासिल है रिफंड ऑफ कैपिटल में। ये बताए या ना बताए, हम लोग क्लास 9 से पढ़ते आ रहे हैं कि प्रेफरेंशियल शेयर्स को हमेशा प्राथमिकता हासिल होती है, उनको हमेशा इक्विटी शेयर से पहले हर चीज प्राप्त होती है। जो मेहमान के तौर पे हैं, वो समझ लीजिए। तो साहब ये है पूरा क्वेश्चन, जो कि आपके पास भी मौजूद है, और ये है। अब हम लोगों को बनाना क्या है? हम लोग से बनाने के लिए उसने कहा है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। एक बार दूसरे शब्दों में जल्दी से सुन लीजिए, फिर आपसे निकालना वसूलना शुरू करें।
आपके तो सरकार निस्तारक लिक्विडेटर हम, अभी हम आपसे वसूली निकलवाएंगे कौन चीज कहां जाएगी। तो इसलिए एक बार पहले आपको फिर से बता दें और फिर आपसे वसूल करना शुरू करें। पूरी कहानी जो हम लोग को करना है, एक बार फिर से जो लोग देर से कनेक्ट हुए हैं उनके लिए, हम लोगों को एसएम शुक्ला का इलुस्ट्रेशन नंबर 1 यह है, फर्स्ट है, जो कि लगाना है। इसमें लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बनाना है। इसमें करना क्या है, लेफ्ट साइड पर जहां जहां से इस कंपनी को आमदनी हुई है या सरकारी अधिकारी ने पैसा वसूला है वो दिखाएंगे। कहां कहां से वसूला है, सारी संपत्तियां जितनी भी कंपनी की है वो बेचेगा, बेचने के बाद पैसा आएगा। दूसरा, कंपनी के पास जो कॉल्स की गई हैं उनसे जो पैसा आएगा उसको दिखाएगा। अगर कोई सरप्लस वगैरह है तो उसको दिखाएगा। इस सबका टोटल यहां कर दिया जाएगा। फिर आ जाइए इधर, सीरियल से पैसा बांटने का समय आएगा। सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस चलिए बोल देते हैं, दूसरे नंबर पर रिम्यूनरेशन आ जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन में अगर डिबेंचर है तो वो डिबेंचर आएंगे, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स आएंगे, अगर प्रेफरेंशियल है तो पहले प्रेफरेंशियल आएंगे, फिर बाद में नॉर्मल क्रेडिटर्स आएंगे। फिर इसके बाद में किसका नंबर आएगा, डिबेंचर हो गया, क्रेडिटर्स हो गए, फिर प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स आएंगे और प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के बाद में इक्विटी शेयर होल्डर्स आएंगे जिनको पेमेंट दिया जाना है। ये पूरी यात्रा हम लोग को करना है। अब आइए क्वेश्चन के ऊपर और क्वेश्चन को लगाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। इसको बी से वैसे ही जैसे आप यहां एक और बनाया जाता है, वो हम एडिशनल नहीं बना रहे हैं, इतना ही काफी है। इधर रिसिप्ट्स, अमाउंट, पेमेंट्स और अमाउंट। लाइनें खींच लीजिए, फिर लगाना शुरू करें। हाँ भाई, अब चलिए भाई ये बताइए कि आमदनी, आप सरकारी अधिकारी हैं, आमदनी कहां कहां से हो रही है, किधर से दिखाई दे रही है। सबसे पहले टू असेट्स रियलाइज, कौन कौन सी असेट्स रियलाइज हुई बताइए। इन्वेंट्रीज, हाँ भाई नाम बताइए। रॉ मटेरियल, सबसे पहले आ जाइए रॉ मटेरियल या जिसे इन्वेंट्री कहिए। कितने की इन्वेंट्रीज है, जिसे अदर इन्वेंट्री के नाम से कहा गया, तो हम लोग भी अदर लिख देते हैं। सर बोर्ड थोड़ा धुंधला दिख रहा है। अदर इन्वेंट्री, ठीक है। यस सर, आप ठीक है। अदर इन्वेंट्रीज, देखिए भाई अदर इन्वेंट्रीज कितने की है। चाहे इन्वेंट्री कहिए चाहे स्टॉक कहिए, इसे अगर इन्वेंट्री ना कहना चाहिए, स्टॉक के नाम से आप कह सकते हैं। जरा सा क्वेश्चन में देखिए और ठहर के आपसे ही वसूल के चले। 1,50,000 अदर इन्वेंट्री। 1,50,000, मगर ये कितने में बिकी, वसूल कितनी हुई। रियलाइजेशन 30,000। अदर इन्वेंट्रीज जो है वो थी 1,50,000 की, मगर वसूल होके कितने वसूल हुए,
30,000। 30,000 का उसको उसने अदर स्टॉक के नाम से कहा है। कितने वसूल हुए? 80,000 हुए। स्टॉक के ऊपर इन्वेंट्री या स्टॉक एक ही चीज है। लड़के यहां पर भी गलती करेंगे। एक ही चीज के दो नाम है, कहीं वो इन्वेंट्री कह रहा है और कहीं स्टॉक कह रहा है, मगर चीज एक ही है। तो 1,50,000 की इन्वेंट्री थी, मगर जब वो बेची गई अदर स्टॉक तो वो कितने में बिका? 80,000। तो ये 80,000 रुपए सबसे पहले सरकारी अधिकारी लाएगा। अक्सर किताबों में यहां एक लाइन और खींचते हैं, वो 1.5 लाख इधर दिखाएंगे, 80,000 इधर दिखाएंगे, मगर उसकी जरूरत नहीं है। आपको जिससे मतलब है वो ये अमाउंट है। और आइए इसके बाद में इसी 80,000 के बराबर में देखिए अदर असेट्स कितने की? 1,45,000। 1,45,000 की थी, मगर क्या 1,45,000 की बिकी? यहां तो जो असल में पैसा आएगा वो उससे मतलब है। 25। वो कितने में बिकी? 20,000। वो 20,000 में बिकी। और भाई देखिए कहां कहां से पैसा आएगा। आपको हमने सरकारी अधिकारी बना दिया निस्तारक। आपको 1,000 रुपए इनाम मिलेगा इसका, और 3% कमीशन भी मिलेगा उस अमाउंट पर जो आप यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा वसूल करके लाएंगे। तो कोशिश कीजिए ज्यादा से ज्यादा। क्या क्या किया आपने? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कहा? टोटल पैसा अमाउंट कहां कहां से आया? 30% निकाल। पहले पैसा लाइए फिर परसेंटेज तो इधर निकालेंगे। पैसा और कहां से आया पूरे क्वेश्चन में ढूंढना शुरू कीजिए। रॉ मटेरियल रियलाइज्ड बाय बैंक। एक तो यार पैसा बिल्कुल सामने ही रखा हुआ है, जो कंपनी के पास पैसा है पहले से। कैश, कैश बिल्कुल। आइए कैश टू कैश। कितने की कैश थी? 5,000। 5,000 की कैश हो गई। और कहां से पैसा आया? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर में किस नाम से, कैसे बताइए साथ वालों को। सर मनी 3 रुपए मनी भी कॉल्ड अप किया गया था 10,000 हाँ, रुपीज जिसे पर शेयर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, यानी कि जो कॉल्स की यस सर। उनके ऊपर अमाउंट रिसीव फ्रॉम कॉल्स जी। टू रिसीव्ड फ्रॉम कॉल्स, कोलन डाल देते रहे। कहां कहां से और कितने कितने के ऊपर? जो 10,000 इक्विटी शेयर्स थे 10 रुपीज के हिसाब से जो थी वो 3 पर शेयर कॉल अप की गई थी। एट द रेट ऑफ 10,000 के ऊपर की गई 3 रुपए 3 के रुपीज हिसाब पर से। शेयर। ठीक, 30,000। तो कितना पैसा आप जमा करके लाए, वसूल करके लाए इस तरह से? 30,000 रुपए। 30,000। और फिर इसी तरह से जो गिनती में 20,000 इक्विटी शेयर्स थे, सर जो 20,000 एट द 20,000 रेट ऑफ इक्विटी शेयर्स थे। 5। ठीक, देखिए अब आप ही सब बता रहे हैं, बिल्कुल सामने की चीजें हैं, कुछ मुश्किल नहीं है। 20,000 इक्विटी शेयर्स एट द रेट ऑफ कितने रुपए? 5 रुपीज पर शेयर। 5 पर शेयर। तो कितना हो गया? ये 1 लाख हो गया। 1 लाख। ठीक, अब तो कहीं से कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। अगर कहीं सरप्लस फ्रॉम सिक्योरिटी होती है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं है, अगर सरप्लस होती तो उसको यहां दिखा देते। तो अब टोटल करिए और देखिए कि कितना पैसा आया जो आपको बांटना है। 2,35,000 सर। 1 लाख, ये 2,30,000 और 5 सर 35,000। 2,35,000। 2,35,000 बिल्कुल ठीक। यही 2,35,000 इधर भी आप डाल सकते हैं पहले ही। यानी इतना पैसा है जो कि लोगों में बंटना है।
ये जहां तक साथ देगा, अगर मान लीजिए पहले ही दूसरी उसमें सारा खत्म हो जाता है तो यही साथ क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। बाकी लोग लाइन लगाए बैठे रह जाएंगे, चले जाएंगे, कुछ नहीं मिलेगा। तो ये पोजीशन रहती हैगी। तो अब आइए, यहां तक सारी बात समझ में आ गई। क्वेश्चन से जितनी आमदनी वाली जगहें हैं जहां जहां से पैसा वसूल हुआ है वो सब यहां दिखा दी। अब आते हैं पेमेंट के ऊपर। पेमेंट में सबसे पहले क्या पेमेंट करें? रेमनरेशन ऑफ लिक्विडेटर। सेल क्रेडिटर। ठीक है, चलिए रिम्यूनरेशन ही कर दें। सर 3% के हिसाब से रिम्यूनरेशन देखिए 2 बार किया गया है। एक नंबर 1 पे जो है वो है फिक्स्ड 1000 फिक्स्ड जो के है, हाँ चाहे सीधे बाहर कर दीजिए। और सर एक पे है 7050 रुपीज और दूसरा ये 7050 ये है 3% ऑन किस अमाउंट के ऊपर? ऑन बहुत से टोटल लड़के यहाँ 2,35,000। बहुत से लड़के यहाँ गलती करते हैं। सर सेल ऑफ एसेट्स ना। क्वेश्चन में जो कह रहा है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा। पैसा वो कमा के लाया है इतना, मगर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 3% ऑन द अमाउंट ऑफ असेट्स रियलाइज्ड बाय हिम। जितनी उसके द्वारा असेट्स रियलाइज की गई है, वसूल की गई है, उसके द्वारा बेची गई है। 3% ऑन द अमाउंट ऑफ असेट्स रियलाइज्ड बाय हिम, यानी जितने की उसने असेट्स बेची हैं उसके ऊपर 3% मिलेगा। इसके अंदर क्या क्या शामिल है? इसके अंदर तो बहुत कुछ शामिल है। लड़के क्या करते हैं, आमतौर से इसी के ऊपर लगा देंगे ना। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो संपत्तियां बेची गई ये तो पहले से ऑलरेडी रियलाइज थी, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। ये कार्स की जो कंपनी का पैसा था ये उसने रियलाइज किया। कौन कौन सी? 20,000 और 80,000। तो उसे इनाम यहां पर किस अमाउंट के ऊपर मिलना चाहिए या मिलेगा? 1 लाख। 1 लाख पर, यानी 80,000 ये उसने इन्वेंट्री बेची और ये जो अदर असेट्स बेची 20,000 की, तो ऑन 1 लाख। 1 लाख का 3% कितना हो गया? 3,000। 3,000 रुपए ये हो गए। बात समझ में आई? बिल्कुल। अगर वो कह देता ऑन टोटल अमाउंट तो हम लोग टोटल लगा देते, हालांकि टोटल कभी नहीं कहेगा, इसके ऊपर कभी नहीं लगती है, ये याद रखिए। ये कैश कंपनी के पास पहले से थी, निस्तारक का इसमें कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। तो आइए यहां तक आने के बाद में 2,35,000 रुपए में से 4,000 रुपए खर्च हुए हैं। अभी बहुत पैसा है बांटने के लिए। अब किसका नंबर आएगा? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अभी क्रेडिटर से पहले सर लीगल इन्वेंट्रीज। सर लीगल इन्वेंट्रीज नहीं, गलत बोल। इन्वेंट्री नहीं, लीगल एक्सपेंसेस। जितने वकील साहब के लिखा पढ़ी के कोर्ट कचहरी के खर्चे हैं वो सारे खर्चों का पेमेंट कीजिए। जो अमाउंट कितने का है? सर क्रेडिटर 1,18,000। कॉस्ट एंड प्रेफरेंस क्रेडिटर्स 1,200। 11,000 का है। अभी खर्चे की बात हो रही है। एक्सपेंसेस खाली आप कार्स भी हटा दीजिए, खाली एक्सपेंसेस कितने के एक्सपेंसेस है? 11,000 रुपए के। हमेशा याद रखिए इन दोनों में चाहे आप एक्सपेंसेस ऊपर लिख दीजिए और चाहे रिम्यूनरेशन इसके नीचे कर दीजिए, यहां तक आपको छूट है। इसको अक्सर हम लोग लीगल एक्सपेंसेस बोलते हैं। जब कंपनी समाप्त होती है तो लिखा पढ़ी होती है कोर्ट कचहरी में, तो उसको लीगल एक्सपेंसेस के नाम से ज्यादातर बोला जाता है। तो चाहे लीगल एक्सपेंसेस कहिए चाहे एक्सपेंसेस कहिए, यहां तक आपको छूट है। अब यहां से बिल्कुल पक्का सीरियल होना चाहिए। सबसे पहले आइए नजर डालिए, क्वेश्चन में क्या कहीं पर भी कोई डिबेंचर है? नो सर। इस कंपनी ने क्या डिबेंचर इशू किया है? डिबेंचर के माध्यम से पैसा अपने पास लिया है? अगर लिया होता, नहीं लिया है, अगर लिया होता तो अब ये जगह थी जहां पर डिबेंचर होल्डर्स का पेमेंट करना पड़ता है। इसमें से सबसे पहला हक सरकार कहती है डिबेंचर होल्डर्स का है।
और डिबेंचर में भी अगर पिछले सालों का इंटरेस्ट बाकी है तो उसका भी टोटल इसमें जोड़ के उनका टोटल पेमेंट करके उनको विदा किया जाता है। सरकार कहती है जिनसे तुमने कंपनी ने कर्जा लिया है उनका पैसा सबसे पहले वापस करो। कर्जे कौन कौन से हैं? एक तो डिबेंचर का कर्जा है और दूसरे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड क्रेडिटर जो है वो भी कर्जा है। तो अब चूंकि डिबेंचर नहीं है इसलिए वो बात खत्म हो गई। अब अगले कौन हाथ फैलाए खड़े हुए? क्रेडिटर्स खड़े हुए। अब क्रेडिटर्स का पेमेंट होना है और क्रेडिटर्स में भी कौन से क्रेडिटर्स? प्रेफरेंशियल अगर कह रहा होगा तो प्रेफरेंशियल वालों का पहले आइए अब नजर डालते हैं। कह रहा है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं। कितने के प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं? प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कितने के हैं? 1200। प्रेफरेंशियल, हाँ 1200 प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स 1200 रुपए के, इनका पेमेंट कर दीजिए। अब जब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हो गए तो अब बाकी बचे आपके जितने भी क्रेडिटर्स है सब अनसिक्योर्ड है, चाहे अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहिए चाहे नॉर्मल क्रेडिटर्स कहिए। अब ये बताइए कितने के हैं? यहां लड़के गलती करेंगे, बता नहीं पाएंगे। जरा सा नजर डालिए और बताइए। पूरे क्वेश्चन में आप फर्स्ट ईयर में खूब पढ़ चुके हैं इंसॉल्वेंसी, पूरे इंसॉल्वेंसी वाली चीज है और उसके अलावा कोई चीज नहीं है। पूरे क्वेश्चन में नजर डालिए और बताइए कितने रुपए के लोग ऐसे बेचारे लोग हैं जिन्होंने कंपनी को पैसा तो दिया मगर कोई भी सिक्योरिटी कंपनी से लेके जमानत के तौर पे नहीं रखी और अपनी गर्दन फंसा ली। इस तरह के फंसे हुए अनसिक्योर्ड कितने लोग हैं? कितने बेचारे हैं? बताइए कितने अमाउंट? 8,000 रुपये। 8,000 तो नहीं भाई, बहुत ज्यादा है सर 1,00,000 8,000 आपने 8,000 निकाला वैसे सही है, वो भी 1,06,000। अब ये कैसे आया 1,06,000? 1,06,000 भी ठीक नहीं है। 1,0800। हम आपको बताएंगे, पहले सारे योद्धा में जोर लगा लें। 1,90,600। हम कहां से कहां की उड़ा रहे हैं। सुनिए, देखिए आप नजर नहीं डाल रहे हैं। पूरे क्वेश्चन पे जो आपको भेजा है उसमें देखिए लाइन अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के ऊपर आइए, बैंक लोन के नीचे क्या कह रहा है आपसे? कह ये रहा है कि अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कोलन लगा है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं 1200 रुपए के, वो हमने आपने दिखा दिए 1200। अब इसके और आगे आइए, इसके आगे कह रहा है अदर क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स हैं और अदर हैं। अगर प्रेफरेंशियल होते तो 1200 में शामिल होते। जब पूरे क्वेश्चन में से ये प्रेफरेंशियल निकल गए तो बाकी जितने बचे वो सब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। और कितने के हैं? अमाउंट बताइए। 1,06,000। 1,06,000 कहां से आ गए भाई? 1,01,800। हमारे यहाँ जो गिनती है वो 1,01,800 के हैं या नहीं है? नहीं है सर। अरे हमने आपको अभी फोटो खींच के भेजा है। अदर क्रेडिटर्स 1,01,800 गिनती क्वेश्चन में लिखी है कि नहीं लिखी है? हाँ है। यस सर, 1200 के आगे तो बिल्कुल सामने ही तो लिखा है, कोई चीज छुपी भी नहीं है, केवल आप ढूंढ नहीं पाए तो हमने आपकी मदद की। तो क्या है, 1200 रुपए के तो प्रेफरेंशियल हो गए। यहां के ऊपर अभी नहीं लिख रहे हैं क्योंकि अभी इसमें एक अमाउंट और जुड़ना है। तो क्वेश्चन में दिए हैं 1,01,800 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ये हुए, ठीक। अब एक आवाज जो बिल्कुल सही आई थी, 8,000 के अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स और हैं, वो भी जोड़ दीजिए तो टोटल आ जाएगा यहाँ पर। तो वही हो जाएगा 1,09,000। तो 1,00,000 हम अभी लिखे दे रहे हैं, अभी बताते हैं। 1,09,800। अब ये 1,09,800 कैसे होगा? इसमें 8,000 कहां से जुड़ गए? ये 8,000 कहां से आए जोड़ने के बाद जो ये हो गया, ये बताइए। पूरे 20 नंबर का क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है जो आपके लखनऊ यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। इस 8,000 के लिए अकल लगाना पड़ेगी, समझिए। वो आपसे उम्मीद नहीं है कि आप लगा पाएंगे। हालांकि एक योद्धा ने आप में से, हम नाम नहीं देख पाए, नाम चमकता है जब आपकी आवाज आती है, उसने बिल्कुल सही बताया था 8,000।
बैंक लोन वाले जो बैंक लोन है, रॉ मटेरियल 38,000 था, बिल्कुल बैंक लोन 30,000 रिलाइज हो गया, 8,000 वो है मतलब क्रेडिटर्स वाला। ठीक। अब सब लोग समझिए इस बात को, जो इन्होंने बताया है, हम अपने शब्दों में इनकी बात को बता रहे हैं। पोजीशन ये है कि एक संपत्ति इन्वेंट्री जो है अमाउंट में 50,000 की, उस 50,000 की चीज के ऊपर लोन लिया है 38,000। 38,000 कंपनी ने कर्जा लिया और 50,000 की चीज गिरवी रखी, मगर वो वास्तव में 50,000 की बिकी नहीं। जब मार्केट में ले जाया गया बेचने के लिए तो बिकी 30,000 की। तो जो बैंक से अब 30,000 बिकने के बाद बैंक ने जो बेची वो 30,000 की बेची, तो अब दिया है 38,000 और सिक्योरिटी से वसूल हो क्या है 30,000। तो कितने हजार रुपए के अमाउंट हो गया जो उसके पीछे कोई सिक्योरिटी नहीं है? 8,000 हुआ कि नहीं हुआ? 38,000 बैंक ने कर्जा दिया और जो 50,000 की संपत्ति थी मार्केट में जब बेची गई तो वो निकली कुल 30,000 रुपए उससे वसूल हुए। तो बैंक ने कर्जा तो दे दिया 38,000 और कीमत बिक के आई केवल 30,000। 38 आ जाती तो सब अदा हो जाता, तो केवल 30,000 आई। तो कितने की नहीं आ पाई? 8,000 की जो नहीं आई, इसके पीछे किसी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। तो ये कौन से क्रेडिटर्स हो गए? अनसिक्योर्ड हो गए। तो ये वाले 8,000 जो है वो भी इस अनसिक्योर्ड में जुड़े, तो ये टोटल 1,09,800 रुपए के टोटल अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हुए। बस अब क्वेश्चन, जितनी मुश्किल वाली चीजें थी सब खत्म हो गई है, अब बस अब आसान है वो खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है। अब आइए एक नजर डालिए, 2,35,000 में से इतना पैसा हाथ से जा चुका है, मगर अभी भी काफी पैसा है और लोग भी खड़े में हाथ फैलाए हुए। अब किसका नंबर है जिससे पैसा मिलेगा? प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स। अब की नंबर है आपके प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स का। दे दीजिए प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स को। और कितने के हैं प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स? कंपनी ने कितने के शेयर प्रेफरेंस शेयर होल्डर से पैसा लिया था? 1 लाख। 1 लाख। सब बिल्कुल सही। 10,000 नंबर ऑफ शेयर 10,000 थे, हर शेयर 10 रुपए का था, 1 लाख रुपए लिए थे। अब पैसा चुकाने का समय आया है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कोई डिविडेंड वगैरह बाकी है, अगर कहता तो उसको भी जोड़ के पैसा वापस करते। तो केवल 1 लाख आपको वापस करना है। देखिए पैसा है, बिल्कुल है, 1 लाख रुपए वापस कर दीजिए। ठीक। अब सबसे आखिर में किसका नंबर आया? जो कंपनी के मालिकान हैं। भाई आवाज इको कर रही है, अपना स्पीकर बंद करिए। प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर्स के बाद में अब इक्विटी शेयर होल्डर्स का नंबर आया। डाल दीजिए, दे दीजिए इनको भी। और कितने रुपए बच रहे हैं जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप देंगे? घटा के निकालिए जरा सा। पैसे तो इन्हें बहुत मिलना चाहिए थे, मगर मिल कितने रहे? पहले आप अमाउंट बता दीजिए। 10,000। 10,000 नहीं सर, 9,000। 9,000। 9,000 रुपए मात्र मिल पा रहे हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स को। जो कंपनी के मालिक हैं, गिनती में कितने हैं? एक 20,000 शेयर होल्डर्स का गुच्छा बैठा है, एक 10,000 का, एक 5,000 का। इतने लोग हैं, हर शेयर की कीमत इनकी कितने कितने थी, मगर मात्र 9,000 रुपए बच रहे हैं इनके लिए। तो जो भी बच रहा है यही हम लोग के क्वेश्चन का आंसर है। आवाज नहीं आ रही है सर। हेलो सर एक जगह स्टॉप हो गई है सर वीडियो।
मुझे लगा मेरा ही नेट चला गया। भाई मुझको भी लगा ऐसा ही हुआ। हमारा भी नहीं आ रहा भाई, वो सर की तरफ से इशू है, सर की तरफ से। सबका ठीक है, सर की तरफ से इशू। हमने तो एंड करके फिर से ज्वाइन करी है हमने। भाई किसी को मालूम है सर का असाइनमेंट कब सबमिट करना है?